नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। शुरू करेंगे बड़ी अहम खबर के साथ। बंगाल की धरा में योगी की चुनौती। बंगाल की धरा पर तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देते हुए सीएम योगी ने मतदाताओं से कहा, टीएमसी के गुंडे माफिया क्या कर रहे हैं या कोई मौलाना क्या बक रहा है, आप किसी से भयभीत ना होइए। डबल इंजन की भाजपा सरकार आने दीजिए, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते और बंगाल की सड़कों पर झाड़ लगाते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से कहा, जब यहां मेरा कार्यक्रम लगा तो तृणमूल के गुंडे लोगों को परेशान करने लग गए। सभा न होने पाए, इसके लिए भाजपा का झंडा उखाड़ने का भी प्रयास किया। और जीत का मतलब, जो शत्रु को जीत सके आप लोग उन्हें जिताइए और डबल इंजन सरकार लाइए। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल स्पीड से सारी समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा ही सुरक्षा, समृद्धि, उज्जवल भविष्य की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिन लोगों ने 15 वर्षों से बंगाल को संकट में ला दिया और इसे टेरर, माफिया राज, कटमनी व करप्शन का अड्डा बना दिया, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने आमजन, नौजवानों, बेटी बहनों के सामने भय का माहौल पैदा किया है। टीएमसी के कारण सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया पैदा हुए। केंद्र से जो पैसा आता है उसे टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। सीएम ने स्थानीय नागरिकों को विश्वास दिलाया कि बंगाल में दंगों, भय, अराजकता, माफिया राज को भाजपा समाप्त करेगी। सीएम ने कहा, 9 साल पहले इससे भी बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। व्यापारी बहन बेटी असुरक्षित थीं। गुंडागर्दी, अपराध चरम पर था। माफिया हावी थे। जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में डकैती पड़ती थी, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इसका उपचार कर दिया। यूपी में बहुत परिवर्तन हो गया है। वहाँ कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता। यूपी में पर्व, त्योहार, शांति सब मनाए जाते हैं। वहाँ अराजकता, गुंडागर्दी नहीं है। लेकिन बंगाल में गौ तस्करी, गौहत्या, त्योहारों के पहले उपद्रव होते हैं। उन्होंने आगे कहा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब माफिया की हड्डी पसली ठीक करता है। माफिया की संपत्ति लेकर गरीबों के लिए आवास बनते हैं। यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, वहां सब चंगा है। राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ा। टीएमसी की पार्टनर समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। जैसे ममता दीदी को राम नाम, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, यूपी में भी ऐसे ही चिढ़ होती थी। यूपी में डबल इंजन सरकार आई तो अयोध्या में भगवान श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर बन गया। इसे कांग्रेस, सपा व टीएमसी रोक नहीं पाई, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सीएम योगी ने कहा, भाजपा गारंटी देती है कि बंगाल में दंगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, गोमाता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी और 15 वर्ष से टीएमसी ने यहाँ पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल कभी कल्चरल कैपिटल के रूप में देश को दिशा देता था, लेकिन इसे क्राइम कैपिटल बनाकर पहचान का संकट खड़ा किया गया। आज़ादी के बाद बंगाल विकास के पथ पर आगे चल रहा था। देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आज मुझे आसनसोल से जुड़ी इस पावन भूमि में आप सभी वीर योद्धाओं के साथ सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों, मैं जानता हूं कि जब मेरे कार्यक्रम यहां पर लगाया गया तो टीएमसी के गुंडे आप लोगों को परेशान करने लग गए और समाधान होने पाए। इसके लिए उन्होंने भाजपा का झंडा उठाने का प्रयास किया। लेकिन आप चिंता मत करिए, अरिजीत राय को जिताइए। टीएमसी का अभ्यास से हम सुपड़ा साफ करवा देंगे।
जो भारत की प्रेरणा भूमि रही है, ये बंगाल की भूमि आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से भारत की प्रेरणा भूमि थी। अब बात करेंगे लापरवाही पर धामी का एक्शन। सचिवालय के भीतर एक बैठक अभी समाप्त हुई थी और अगली बारी थी सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। अधिकारी बैठक कक्ष में फाइलों के साथ तैयार बैठे थे, घड़ी की सुइयों पर नजरें टिकाए। सबको इंतजार था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने का। माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर बार होता है, रूटीन, पूर्व निर्धारित और औपचारिक। लेकिन इस बार कहानी ने अचानक करवट ले ली। मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं पहुंचे और यूं यहीं से पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अगले ही पल खबर आई, मुख्यमंत्री ने अपना काफिला तैयार कर लिया है और वो सीधे निकल पड़े हैं, लेकिन सचिवालय की किसी बैठक के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर सच्चाई देखने के लिए। विवेक मदान वह शिकायतकर्ता जिसकी समस्या सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित थी। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री का काफिला देहरादून के राजपुर रोड स्थित जखान क्षेत्र में ठीक उसी स्थान पर पहुंचा। मुख्यमंत्री बिना किसी औपचारिकता के सीधे विवेक मैदान के पास पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ समस्या को सुना, बल्कि मौके पर जाकर उसे परखा और समाधान की दिशा में तुरंत कार्रवाई का संदेश दिया। कहाँ है विवेक जी? कहाँ है आप? हैं आप विवेक जी? करके ये आप तक सक्सेसफुल नहीं है और हम भी दुखी हैं। ये पानी आता ओवरफ्लो होता तो जहाँ चीप आपके रहते हैं सेक्रेटरी साहब, उसके ऊपर छोड़ गए ये लोग। अच्छा, नमस्ते। इधर भी गई है क्या? ये केबल है, ये कार्ड सब रामरो सर? है जी, रामरो रामरो सर, रामरो। इन्होंने कंप्लेंट करी थी इसमें ना, ये हाँ सब ये यहाँ पर ये जाखन में इनकी दुकान है बेकरी की, बड़ी अच्छी है। पहले टाइल्स लगा रहे हैं, फिर खोद रहे हैं। उधर आगे की तरफ को, ये गली की तरफ को जा रहा है जो एक रास्ता। अब बात करेंगे छेड़छाड़, अभद्रता और हमला। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर कोतवाली क्षेत्र की सिटी चौकी अंतर्गत नई बस्ती नवीगंज में घटना ने सिर्फ व्यवस्था की पोल खोल दी। बात करेंगे सीधे लोकसभा लेकर चलते। अमित शाह गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाइए। इस विषय पर सरकार पक्ष रखने का मुझे मौका दिया है। इसके साथ साथ मैं ये भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अभिभावक हैं, आपकी ही निसरा में की कार्यवाही सदन के नियम और के हिसाब से चलती है। ये महत्वपूर्ण संविधान बिल पर आपने करीब 30 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है और जैसे अभी आपने बताया, इसमें से 56 सदस्य महिलाएं हैं। वो एक प्रकार से बहुत बड़ा रिकॉर्ड शायद बनेगा, मुझे लगता है। संविधान 75% को मौका दिया है। माने वो इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई ही सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संशोधन है इसका किसी ने विरोध नहीं किया। आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। और
मान्यवर कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध है। और मान्यवर मैं ये बात को जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस सदन को इस बात से मैं कन्विंस करूं कि तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्व का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध है। मान्यवर, ये 3 विधेयकों में अरे धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो, अखिलेश जी समझाओ जरा। मान्यवर, ये 3 बिलों में इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का कि महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इस सिद्धांत हमारे ये लोकतंत्र की नींव में जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था, वो सिद्धांत के स्पिरिट को यहां पर लागू किया गया। मान्यवर, ये पूरे सदन में 543 सदस्य बैठते हैं। किसी की सीट में वोटर्स की संख्या 39 लाख है, किसी की 60,000 और ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी हो गई है कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वो कैसे संभाल पाए। मान्यवर, जो मतदाता है उसकी अपेक्षाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है और समस्याओं के निराकरण के लिए वो सांसद के पास भी जाना चाहता है, मिलना भी चाहता है। क्या इस सदन में जो विरोध करते हैं उसमें से कोई मुझे समझा सकता है कि जिस सांसद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39 लाख वोटर हो, वो किस प्रकार से अपनी सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? और इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है और परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। मान्यवर, संतुलित, समावेशी और व्यवहारिक लोकतांत्रिक ढांचा एक तैयार करना, इसकी जिम्मेदारी संविधान ने सरकार जो
अधिकार में होती है उसको दी है। तो अभी ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दी गई है। उनको पसंद नहीं है, मगर ये तो देश की जनता निर्णय करती है। वो वंश परंपरागत नहीं होता है, वो लोग चुनकर भेजते हैं। संघीय संतुलन बनाने रखना, लोकसभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व आना और राज्यों की शक्तियों के बीच में भी संतुलन बनाना, ये परिसीमन के उद्देश्य संविधान सभा की चर्चा और हमारे संविधान में परिसीमन का जो जिक्र है उसमें कहे। इसके साथ साथ नए भूगोल, प्रशासनिक वास्तविकताओं और शहरीकरण और रोड, रास्ते, रेल से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और नए जिले, ये सबका संज्ञान परिसीमन में लेना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें सांसद को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए बहुत जरूरी है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 इसके अंदर ये सारे सिद्धांतों को समाहित किया गया है और उसी के निर्वहन के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संवैधानिक सुधार लेकर आई। महिला सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व और संतुलित संघीय ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी के निर्वहन से ही आए। मान्यवर, कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि अभी क्यों लाए, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। अब ये पूछते हैं तो उस वक्त काफी सदस्यों ने पूछा है कि बिल लाते वक्त आपने जिक्र क्यों किया 26 के बाद की जनगणना। मान्यवर, हमने नहीं किया है। 71 में इनकी सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, तब इसको फ्रीज कर कर गई थी और वो फ्रीज के कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा। वो फ्रीज की हुई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए हम लेकर आए। और 71 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही और चलते 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 मैं कुछ सीटों का नाम बोलना चाहता हूं। माननीय मल्काजगिरी, तेलंगाना 48 लाख संख्या मतदाताओं की, बेंगलुरु उत्तर 29 लाख संख्या, बेंगलुरु दक्षिण 29 लाख संख्या, गाजियाबाद जहां से कभी रक्षा मंत्री जी भी सांसद रहे 28 लाख संख्या, उत्तर पश्चिम दिल्ली 27 लाख संख्या। 127 सीटें ऐसी है मान्यवर जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर से 20 लाख से ज्यादा। अब मुझे कोई बताए भला, जहां 48 लाख वोटर है वो सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच कर, इसकी पूर्ति। अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी, इसका समय आएगा। मान्यवर, इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं, ये पुराना है। मैं यही कह रहा हूं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी।
मान्यवर, उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। मान्यवर, 127 सीटें ऐसी है जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर है। अब इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, इस सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है। कहीं पर तो 45 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं पर 6 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है। तो मत का मूल्य जो एक होना चाहिए वो नहीं हुआ है मान्यवर। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिलिमिटेशन के लिए ये लोग सहयोग कर दे, हमें भरोसा करें और डिलिमिटेशन करने दे तो ये मूल्य एक समान हो जाए। मान्यवर, मैं इसके इतिहास में भी जाना चाहता हूं। सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मान्यवर, 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आया, तो वो बताता हूं एक सेकंड। मान्यवर, ये कह रहे वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी बड़े विद्वान पुरुष थे, ये इनको जानते थे, तो इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बेचारे ने आगे बढ़ा दिया इंदिरा जी का। मगर हम तो समझते थे कि आप हमें सपोर्ट करोगे, तो हम तो बिल लेकर आ गए। अब आप गिराना चाहते हो भाई। तो वाजपेयी जी ये बात की कल्पना कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों से वाजपेयी जी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि 19 महीना जेल में रहे थे मान्यवर, वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। और 84वां संशोधन इसने 26 तक फ्रीज कर दिया और 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक क्या रिकॉर्ड से हटाना है? प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज, अरे बैठ जाओ मैं बता देता। करने दो, आप मत करें, प्लीज बैठिए। मैं इनकी इज्जत करते इसका सम्मान करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अभी से लेकर अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं इसको हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना। मान्यवर, 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 26 में ये सीमा समाप्त हुई। अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता।
क्योंकि परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देना होता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। ये जो पूछ रहे थे क्यों अभी आ रहा है, इसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं। वैसे मैं मानता हूं ये समझे हुए, मगर मान्यवर कहावत है ना, सोता है उसको जगा सकते हैं, जो जागता ही पड़ा हो उसको कोई उठा नहीं सकता। ये सब समझते हैं मगर एक भ्रांति खड़ी करना चाहते हैं। मान्यवर 76 में इस देश की आबादी थी 54.79 करोड़ और आज 140 करोड़। तो 54.79 करोड़ आबादी में जितने सांसद थे उतने ही 140 करोड़ की आबादी के बाद रखना, ये इनका मानना है। मान्यवर आर्ग्यूमेंट क्या दिए गए कि सबको बोलने का कम मिलेगा, 0 ओवर में मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर सरकार का दायित्व है कि सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के दिनों की संख्या भी बढ़ाएगी। और मान्यवर आप तो बड़े दयालु हो, रात को 12-12 बजे तक सबको 0 ओवर का मौका देते हैं। और एक तीसरा भी तरीका है साहब, तीसरा भी तरीका है कि अभी जो समय राहुल गांधी जी के अप्रोच के कारण जाया जाता है वो राहुल जी भी बंद कर दे तो अपने आप बोलने का सबको टाइम मिल जाएगा। ये विरोध कर स्थगन करा कर जो समय बेकार कर देते हैं वो अगर वो भी बंद कर दे तो कुछ सरकार बढ़ाएगी, कुछ राहुल जी बढ़ाएंगे और कुछ आप बढ़ा लोगे, तो समय की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है।